नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। जयप्रदा आज फिर कोर्ट में हाजिर हुई हैं और जयप्रदा कोर्ट को लेकर या कोर्ट में पेशी को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है। वैसे तो नेता जो है अपनी जनसभाओं को लेकर या अपने बयानबाजी को लेकर चर्चा का विषय बनते हैं, लेकिन जयप्रदा अपनी कोर्ट में पेशी को लेकर चर्चा का विषय है। जयप्रदा बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस, रामपुर की पूर्व सांसद, 2004 में सांसद चुनी गई समाजवादी पार्टी से, 2009 में सांसद रही समाजवादी पार्टी से, लेकिन 2019 में आजम खान से हार गई जब बीजेपी में शामिल हो गई। अब अभद्र टिप्पणी को लेकर एक केस है। हुआ यूं कि मुरादाबाद के एक मुस्लिम डिग्री कॉलेज में एक कार्यक्रम था, समारोह था, और उसके अंदर कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अभद्र टिप्पणी की जयप्रदा पर। उसको लेकर केस दर्ज किया गया। आजम खान थे उस कार्यक्रम में, मंच पर एसटी हसन, फिरोज खान, मोहम्मद आरिफ और अजहर खान, इनके नाम हैं शामिल इसमें। इन्होंने एक अभद्र टिप्पणी की जयप्रदा पर और उसको लेकर केस दर्ज कर लिया गया। अब जयप्रदा इस मामले में जब आचार संहिता का जो उल्लंघन हुआ, इसको लेकर जब भी जयप्रदा को बुलाया गया तो वो नहीं पहुंची। 7 बार उनको नोटिस भेजा गया, वो नहीं आई। आखिरकार क्यों नहीं आई? पिछले जब कोर्ट ने उनको भगोड़ा घोषित कर दिया, क्या कर दिया? भगोड़ा घोषित कर दिया। जब जयप्रदा को भगोड़ा या फरार घोषित कर दिया कोर्ट ने, उसके बाद वो कोर्ट में हाजिर होती हैं। कटघरे में खड़ा होना पड़ा, हिरासत में ले ली गई और फिर बाद में जमानत पर रिहा हो गई। तो जयप्रदा जो रामपुर की सांसद रह चुकी हैं, फिल्म एक्ट्रेस हैं, क्या मामला है, इस पर पूरी बातचीत करेंगे। और आज उन्होंने मीडिया से क्या कहा। पिछली बार भी जब कोर्ट से बाहर निकली थी तो उन्होंने एसटी हसन पर निशाना साधा था। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में जयप्रदा क्या कर रही हैं और रामपुर से उनका जो नाता है उसको लेकर क्या स्थिति है। हमारे साथ में रामपुर से रिपोर्टर राहत अली जुड़ेंगे और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी जुड़ेंगे। सबसे पहले आपको जयप्रदा की बाइट सुनवाते हैं। आप लोग जो हमारा 313 का जो बयान दर्ज करना था, उसी के लिए मैं यहाँ पे आई। अच्छा, कोर्ट में बयान दर्ज हो गया मैडम? जी, हो गए। मैम, सर्वेश जी का डेथ हुई है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी, ये सोचने से मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि सर्वेश जी मेरे भाई हैं और मेरे दुख सुख में सर्वेश जी हमेशा साथ दिए हैं, राजनीति में भी और मेरे पर्सनल व्यक्तिगत रूप में भी उन्होंने बहुत साथ दिए हैं। जो हमारा 313 का जो बयान दर्ज करना था, उसी के लिए मैं यहाँ पे आई। अच्छा, कोर्ट में बयान दर्ज हो गया मैडम? जी, हो गए। मैम, सर्वेश जी का डेथ हुई है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी, 313 के लिए अपने सोचने से बयान दर्ज हो चुके हैं। इसी पे तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में रामपुर से राहत अली जुड़ेंगे। राहत अली से हम बात करेंगे क्या है पूरा मामला और किस तरीके से ये आगे बढ़ा है और आजम खान के लिए या फिर एसटी हसन के लिए क्या परेशानियां हो सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी से जयप्रदा चुनाव लड़ चुकी हैं, 2019 में आजम खान से हार गई थी। भारतीय जनता पार्टी का इसके ऊपर क्या स्टैंड है? जिस तरीके से कुंवर सर्वेश सिंह के लिए उन्होंने एक दुख या शोक व्यक्त किया है कि मेरे बड़े भाई थे कुंवर सर्वेश सिंह, और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी हमसे जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे क्या इसके मायने हैं और इसका क्या होगा असर उत्तर प्रदेश की सियासत में, या फिर किस तरीके से ये दूसरे सांसदों के लिए या नेताओं के लिए एक नजीर बन सकता है। महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले मामले को लेकर राहत अली,
देखिए, मैं आपको बता दूं, ये मामला पूर्व सांसद जयप्रदा के ऊपर जो है लोकसभा चुनाव 2019 का है। थाना स्वार और थाना कैमरी में ये मुकदमा दर्ज हुआ था। एक सड़क का उन्होंने उद्घाटन किया था। उस समय ये भाजपा ने इनको प्रत्याशी बनाया था रामपुर से। अब इस चीज को लेकर जो है विवेचना हुई। विवेचना के बाद पुलिस ने जो है कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी और चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट ने जो है इनको सम्मन जारी किए थे और ये कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। उसके बाद भी पूर्व सांसद जयप्रदा को कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किए। उसके बाद भी ये कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। लगातार ये गैर हाजिर रही और काफी समय के बाद जो है कोर्ट ने जो है 182 की कार्रवाई जो है पूर्व सांसद जयप्रदा के ऊपर की थी। उसके बाद और एसपी रामपुर को जो है कोर्ट ने एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में कहा गया था कि जयप्रदा को कहीं से भी जो है लाकर जो है वो कोर्ट में पेश करें। तो एसपी ने यहाँ जो है 4 टीमें बनाई थी और 4 टीमों को जो है भेजा गया था तलाश करने के लिए पूर्व जयप्रदा को। उनकी टीमें जो थी यहाँ से दिल्ली गई और मुंबई गई, लेकिन वो बैरंग वापस लौट के आई। उसके बाद उनके जो अधिवक्ता थे पूर्व सांसद जयप्रदा के, उन्होंने एक अर्जी रामपुर न्यायालय में पेश की। उन्होंने कहा था कि उनकी तबीयत खराब है और उनका जो वारंट है उसको रिकॉल कर दिया जाए, लेकिन उनकी अर्जी को जो है ठुकरा दिया और उनका प्रार्थना पत्र जो था कोर्ट ने निरस्त कर दिया। उसके बाद में वो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी। उस याचिका में भी उन्होंने ये कहा था कि इसमें जो वारंट है रामपुर से जो चल रहे हैं तो इसको रिकॉल किया जाए, लेकिन वहां से भी कोई इनको जो है मामला जो है सामने नहीं आया और हाईकोर्ट ने भी इनकी अर्जी को जो है खारिज कर दिया। उसके बाद जब ज्यादा कोर्ट ने और पुलिस ने दबाव बनाया पूर्व सांसद जयप्रदा के ऊपर, तो यहाँ पर वो आए पिछली तारीखों में और आने के बाद उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया और उन्होंने हवाला दिया कि इनकी तबीयत ज्यादा खराब थी और मेडिकल जो है कोर्ट में दाखिल किए थे। उसी आधार पर कोर्ट ने जो है इनको जो वारंट था एनबीडब्ल्यू उसको रिकॉल कर दिया था और उसमें शर्त रखी थी, इनकी जमानत देते हुए कहा था कि अब किसी तारीख पे जो है ये गैर हाजिर नहीं होंगी। तो आज जो है क्योंकि इसमें पहले ही जो है लगातार मुकदमा जो है एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल में ये कोर्ट में चल रहा है, तो ये फाइनल तो मुकदमा है। फाइनल आज जो है इसमें 313 के जो है पूर्व सांसद जयप्रदा के बयान दर्ज हुए हैं। उसके बाद जो है जजमेंट में फाइल लगेगी। सभी गवाह इसमें पेश हो चुके हैं। अब इनको ये मौका दिया जाता है एक बार जो इसमें जो है अभियुक्त होता है कि 313 में अपनी सफाई साक्ष्य रखें। तो आज जयप्रदा ने जो है अपने जो है बयान 313 अपनी सफाई साक्ष्य जो है पेश किए हैं कोर्ट में। अब अगली तारीख पे जो है जजमेंट के आने की उम्मीद है। जी राहत अली, जिस तरीके से ये पूरा मामला है, मुरादाबाद के मुस्लिम डिग्री कॉलेज में एक समारोह के अंदर जयप्रदा के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी की थी आजम खान ने। ये 2019 के आसपास का मामला है। आजम खान, एसटी हसन, फिरोज खान, मोहम्मद आरिफ और अजहर खान ने ये किया था। उसके बाद इसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज कराया गया, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि जयप्रदा ही इस मामले से क्यों भाग रही थी, जबकि टिप्पणी तो उनके ऊपर की गई थी। देखिए, इसमें ऐसा है, जो मुकदमा इनको ऊपर दर्ज किया गया था तो उस पर जयप्रदा का लगातार मामला ये था कि मेरी तबीयत खराब चल रही है, मैं इस काबिल नहीं हूँ और मैं यहाँ बयान देने कोर्ट में नहीं आ सकती। तो इसी चीज को लेकर जो है वो कोर्ट में पेश नहीं हुई थी। उनके जो अधिवक्ता हैं उन्होंने बार बार यही कहा था कि इसमें जो है मामला जो है उनकी तबीयत खराब का है और ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से जो है वो लेट हुई है और कोर्ट में जो है नहीं आ पाई है। और उनके अधिवक्ता के माध्यम से जो है हर तारीख पर कोर्ट में जो है प्रार्थना पत्र जो है किया जाता था और उसका आगे जो है तारीख उनको मिल जाती थी। जी राहत अली, कोई पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर हो या अंदर की कहानी कुछ और हो जिसकी वजह से जयप्रदा इस मामले को इग्नोर कर रही थी? देखिए, ऐसा कोई मामला नहीं है क्योंकि पहले भी जयप्रदा राजनीति में रही है और यहाँ जो है 2 बार वो अगर बात करें हम समाजवादी पार्टी की तो यहाँ पर जो है वो सांसद रही हैं 2 बार और उस सांसद होने के बाद भी लेकिन आजम खान का
कि वो दोनों जो थे समाजवादी पार्टी में थे, आजम खान भी, जयप्रदा भी। लेकिन आजम खान की जो है इस तरह से बनी हुई थी, अलग दूरियां बनी हुई थी। एक पार्टी में रहने के बाद आजम खान चाहते थे कि जयप्रदा जो है रामपुर में नहीं रहे और रामपुर में जो है विकास ना कराएं। इस चीज को लेकर जो आजम खान ने काफी जो है, अगर अपने कार्यकर्ताओं की बात करें, जो समाजवादी के कार्यकर्ता थे, उनसे उनके ऊपर जो है हमला भी करवाया था और उनकी गाड़ी की लाल बत्ती भी उतरवा ली थी। उस समय जो है आजम खान कैबिनेट मंत्री थे। तो इस तरह से आपस में ही जो है जयप्रदा को जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था एक ही पार्टी में राजनीतिक में रहते हुए। तो इसलिए अब जयप्रदा जो है भाजपा में है और भाजपा से वो 2019 के लोकसभा चुनाव यहाँ पर लड़ी थी और इस चीज को लेकर जो मुकदमे दर्ज हुए थे, ये तो आजम खान में इसमें काफी दूरियां बनी हुई हैं। जी ठीक। हमारे साथ में डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जुड़ गए हैं। डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी, आप राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल से भी जुड़े हुए हैं, आप उसके महासचिव भी हैं। एज ए पॉलिटिशियन और एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, यदि एक जनप्रतिनिधि इस तरीके की चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में भागता है कोर्ट के समन से, कैसे देखते हैं आप? जबकि जयप्रदा के ऊपर ही अभद्र टिप्पणी की गई कुछ नेताओं के द्वारा, समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा, उसके बाद वो खुद ही उससे दूर भागती रही और 7 बार उनको समन भेजा गया, फिर कोर्ट ने उनको भगोड़ा या फरार घोषित कर दिया, तब जाकर वो एक दिन अचानक से कोर्ट में हाजिर हो जाती हैं। कैसे देखते हैं आप, क्या मजबूरियां रही होंगी जयप्रदा की जो कोर्ट में वो पेश नहीं हो रही थी? वो देखिए, जो हमारी अभी ये यूपी में गवर्नमेंट है जी, उसने एक नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी। तो ये क्योंकि बेटी को बचा नहीं पा रहे हैं, वो उन्हीं के नेता है और वो यहाँ आने से घबरा रही हैं उत्तर प्रदेश में। और हम कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ इतना अच्छा हो चुका है कि यहाँ रात दिन कोई भी आदमी घूम सकता है। जब आपकी एक पॉलिटिशियन, एक वीआईपी, एक अभिनेत्री आपके यहाँ कोर्ट के समन पे नहीं आ सकती है, उसको आप सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, तो बेटी को क्या बचाएंगे? जी, तो ये एक सिर्फ मामला जो डर का है, सिक्योरिटी का है कि उनको वहां आने में डर लग रहा था। राहत अली, जिस तरीके से ये राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि डर की वजह से जो है जयप्रदा रामपुर नहीं आना चाहती थी, जैसा बता भी रहे, एक बार हमला भी कराया गया था जयप्रदा के ऊपर। देखिए, ये जयप्रदा के ऊपर हमला उस समय हुआ था जब समाजवादी की सरकार थी, वो एक गाँव में जा रही थी और लालपुर कोसी पुल यहाँ पर पड़ता है, तो उनके जो आजम खान के समर्थक थे, करीबी थे, उन्होंने जो है पत्थरों से हमला किया था। उसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ था, जयप्रदा ने उसमें मुकदमा भी दर्ज करवाया था। लेकिन अगर क्योंकि अब आजम खान जेल में है, अब्दुल्ला आजम जेल में है, आजम खान की पत्नी जो है वो भी जेल में है, और अगर इस चुनाव की भी हम बात कर लें तो जो आजम खान के करीबी थे, अभी जो 19 तारीख में 19 अप्रैल को चुनाव हुआ है, तो उनके जो समर्थक थे वो अलग थलग पड़े थे और जो उनका कैंडिडेट था उससे वो अलग थे, समाजवादी पार्टी से बहुत दूर थे वो। तो ये तो सवाल पैदा नहीं होता है फिलहाल कि जयप्रदा को कहीं ना कहीं डर है, तो डर का कोई मामला नहीं था। उन्होंने जो है बार बार जो हवाला कोर्ट में दिया है अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उन्होंने ये कहा है कि तबियत खराब है। हालांकि वो बाद में आई और उनके अधिवक्ता ने जो कागज थे डॉक्टरों के जो थे वो मेडिकल थे, वो उन्होंने कोर्ट में पेश किए थे और कोर्ट ने जो है उसको माना। उसको मानते हुए जो एलबीडब्ल्यू वारंट था उसको कोर्ट ने जो है रिकॉल कर दिया। लेकिन उसमें बताया गया था कि आइंदा ऐसा ना हो, वो हर तारीख में हाजिर हो। तो वो तभी से जो है तारीखों पर आ रही है। आज जो है 313 के उन्होंने बयान दर्ज कराए हैं, क्योंकि ये बयान जो है जो अभियुक्त होता है उसको अदालत एक मौका देती है और मौका उनको दे दिया गया है। उन्होंने सफाई साक्ष्य आज जो है पेश कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो है मामला कोई डर का इस तरह का नहीं है कि जो मान लो उनका भय हो या उनका आने में कोई डर हो। उनकी अपनी समस्या होगी जयप्रदा की, तो रामपुर में जो है कोर्ट में जो है इस तरह से पूर्व में क्यों नहीं हाजिर हो पाएगी। जी, जिस तरह से पिछली बार कोर्ट में जब हाजिर हुई थी जयप्रदा, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था एसटी हसन के खिलाफ और कहा था कि मैं महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ती रहूंगी, संघर्ष करती रहूंगी और मैं डरूंगी नहीं। तो इस बार भी ऐसा कुछ उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है क्या मीडिया को? देखिए, पीछे उन्होंने कहा था
क्योंकि मीडिया ने पहले भी सवाल किया था कि आपने आचार संहिता का उल्लंघन किया, आपने उसी दौरान जो धारा 144 लगी थी उस दौरान आपने जो है सड़क का उद्घाटन किया था। उन्होंने कहा डरने वाली कोई बात नहीं है और मैं जनता की सेवा करती रहूंगी, जब तक मैं जिंदा हूँ करूंगी सेवा रामपुर की जनता की। लेकिन अगर शासन या किसी की बात करें तो इसमें का मामला सामने नहीं आया था और उन्होंने कहा डरने का कोई मतलब नहीं है, जो कोई भी हो मुझे यहाँ रहना है, मुझे रामपुर की पब्लिक से जो है काफी मोहब्बत है। जी डॉक्टर बीपी त्यागी, जिस तरीके से नेता चुनाव के समय में आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, जैसे जयप्रदा के ऊपर भी एक केस है कि सड़क का उन्होंने उद्घाटन कर दिया था आचार संहिता के दौरान ही, तो ये किस तरह की कोई गलतफहमी होती है या ओवर कॉन्फिडेंस होता है या फिर सत्ता का नशा होता है? ये आखिरकार होता क्या है कि आप आचार संहिता का उल्लंघन कर बैठते हैं या फिर ऐसी अभद्र टिप्पणियां कर बैठते हैं या अपनी भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं, जिसे कहते हैं भाषा की मर्यादा या वाणी पर अनुशासन जो होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कहां बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं। ये तो बहुत सारे रूप में चारित्रिक पतन है। ये एक तरीके से देखा जाए तो राजनीति का चारित्रिक पतन है ये, कि अगर आपका अपनी वाणी पर अनुशासन नहीं है, भाषा की मर्यादा नहीं है, आप जो है लॉ एंड ऑर्डर को कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो ये तो एक नजीर बनना चाहिए इस मामले के अंदर कि हाँ भाई अगर कोर्ट कोई सख्त फैसला करती है तो नजीर होनी चाहिए। तो आप कैसे देखते हैं, क्या ये इसके लिए कुछ नहीं, कोई स्टेप नहीं होना चाहिए? मैं अजय जी ये देखता हूँ कि एक पॉलिटिशियन को हर तरीके से एक जनमानस की तरह बर्ताव करना चाहिए। उसका बर्ताव अच्छा होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से, जनता से, जितने भी आसपास लोग हैं उनसे। अच्छा पॉलिटिशियन वही होता है जो सबको साथ में लेके चलता है। लेकिन जो आपने मुझे बात बताई है कि कुछ मूड लोगों का ऐसा हो जाता है, मूड एलिगेशन यूजुअली होते हैं पॉलिटिशियन में, पर जो हम देखें अगर अपने नजरिए से तो एक पॉलिटिशियन वही अच्छा होता है जो मूड एलिवेशन से कंट्रोल कर ले और आसपास की चीजों को समझे, उसको एनालाइज करें और एनालाइज करके जो भी स्टेटमेंट देना है उस हिसाब से स्टेटमेंट दें। अगर कोई भी हाइपर होकर स्टेटमेंट देगा, उसका एक रॉन्ग मैसेज जाता है आजकल सोशल मीडिया में, या अगर कोई इस तरह की हरकत जो आपने बताई है वो करता है तो उसका रॉन्ग मैसेज जाता है। पर मैं ये मान के चलता हूँ उसके साथ साथ कि अगर इन्होंने कोई सड़क का उद्घाटन किया है तो वो काम इनका अपनी जनता के लिए है। अगर ये कुछ अपने लिए या अपने व्हीकल के लिए या अपने किसी और के लिए ऐसा कुछ काम करते या कुछ इस तरह का, जैसे कोई अपना झंडा लगा के चलती है या कोई ऐसी चीज करती तो उसको हम ईगो वाला मामला मान सकते थे। लेकिन ये काम जनता के लिए किया जा रहा है। जो सड़क बना रही है वो जयप्रदा के लिए तो नहीं बन रही है। अगर वो उस काम को कर रही है, गलती किसी भी पॉलिटिशियन से हो सकती है, पर उसके बाद वाणी पे कंट्रोल ना करना, इसको मैं गलत आपकी बात को जरूर ऊपर रखूंगा, वो नहीं होना चाहिए। पर अगर जनता के लिए काम वो कर रही है तो करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, देखिए जैसे साइकोलॉजिकल मैं थोड़ा समझना चाहता हूं, ये आजकल सभी नेताओं में है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, चुनाव के दौरान इस तरह की वो भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं या फिर अति उत्साह में ऐसा बोल जाते हैं जिसके बाद उसको लेकर उनको शर्मिंदगी होती है या फिर उसका उनको खंडन करना पड़ता है। ऐसा ही जो है कुछ हमने अक्सर हम सुनते हैं, अलग अलग कभी कभी जुमलों के रूप में हमारे सुनने के लिए आता है या अलग अलग ऐसे बयानबाजी आती हैं, जैसे मैं कहूँ मौत का सौदागर या ड्रीम या अलग अलग तरह के ये चाय वाला, ये इस तरह की चीज़ें आती हैं। कभी कभी हम ऐसी बात भी कह देते हैं जो नहीं होती है। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है ना? जी मिल रही है। जी, तो जिस तरीके से अभी हम गाजियाबाद की बात करें, अतुल गर्ग साहब भी बहुत कुछ जैसे कहे गए, उनको जैसे कभी कभी मेयर साहिबा भी अपने सदन में कुछ बोल गई। ऐसे ही एक बार अभी हाल ही में आपके गाजियाबाद से डॉली शर्मा जो सपा इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी है, वो कहती हैं कि राष्ट्र नवनिर्माण दल ने हमें समर्थन दे दिया है, समर्थन का कहीं कुछ है ही नहीं, ABCD कुछ भी नहीं है, वो हर मंच से कह रही हैं या अलग अलग तरह के लोग ये रूमर फैला रहे हैं। तो ये जो एक साइकोलॉजिकल होता क्या है
क्या एक माहौल बनाने की कोशिश होती है, क्या होता है, और जिसके पीछे वो सब कुछ भूल जाते हैं और जिसके बाद में पब्लिक सोचती है कि ये नहीं होना चाहिए था? क्या बैक ऑफ द माइंड होता है डॉक्टर साहब? वो देखिए, ये जो बैक ऑफ द माइंड होता है अजय जी, हर पॉलिटिशियन अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहता है। उसमें थोड़ा बहुत झूठ भी होता है, उसका थोड़ी मोड़ी सच्चाई भी होती है। और जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, आप जैसे हैं, वो उस चीज में ये देखते हैं कि इस कैंडिडेट को हम इन चीजों को ऐड करके कितना ऊंचा कर सकते हैं या कहाँ उसका नुकसान कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स मिलके आ जाते हैं इस चीज में। जैसे हम गए एक कैंडिडेट से मिलने, उसने बुलाया, हमारी बात हुई, चाय पानी पिया, और उस चीज को ये कह के बता दिया गया कि हमारी पार्टी ने इस पर्टिकुलर कैंडिडेट का इस जो आने वाली लोकसभा चुनाव है उसमें समर्थन कर दिया है, जो कि ऐसा कोई ऑन पेपर नहीं था, कोई वीडियो ऐसा नहीं है कि उसको ये बताया जाए। तो ये एक तरह का इस माहौल में, चुनावी माहौल में एक ऐसा माहौल बना के चलते हैं लोग कि इतना समर्थन मेरे पास है, वो अपने सीनियर को ये बता के चलते हैं कि देखिए मेरा टीम वर्क है, इतने लोगों को मैंने अभी जोड़ लिया है और आने वाले समय में ये होगा। लेकिन हकीकत कुछ और होती है। जो टीम वर्क होना चाहिए एक पॉलिटिशियन का, वो इस तरीके का टीम वर्क होना चाहिए कि जो उसकी टीम है, उसका जो पीएस है, वो उसके संपर्क में रहे, और उसकी जो टीम है, सारी जो ब्रांचेज हैं, जो वो करीब 18 से 20 ब्रांचेज होती हैं, उन पे उसका कमांड होना चाहिए, उनसे रोज उसकी बात होनी चाहिए। एटलीस्ट एक बार अगर कोई नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, नुक्कड़ सभा करने के बाद भी उनको आसपास के लोगों से मिलना चाहिए, अगर कोई सभा में नहीं आ पाया है। लेकिन कोई प्रत्याशी अगर ये समझता है कि बस मैं तो एमपी बन चुका हूँ और उसके बाद वो ये प्रिडिक्ट करता है कि ये तो वोट तो मेरे पास आए रहे हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि वो बिल्कुल गलत धारणा है। हर जो भी वोटर हैं या जो यहाँ प्रत्याशी हैं, सबको एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना चाहिए और एक दूसरे की भावना को समझना चाहिए। ये जो डॉली शर्मा ने किया है वो बहुत गलत है, और ऐसे करने की वजह से ही आज हमें अपने अखबारों में स्टेटमेंट देना पड़ा कि हमारी पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन नहीं दिया। जी, अभी जैसे हम जयप्रदा की बात कर रहे हैं, तो ऐसे जो आजम खां, एसटी हसन, या इन लोगों ने जो अभद्र टिप्पणी की एक महिला के ऊपर राजनीति में रहते हुए, ऐसे कभी कभी गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र हो जाता है कि एक महिला नेत्री बहन कुमारी मायावती के बारे में जो होता है, तो क्या राजनीति महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, या उनको किस तरीके से, मतलब किस तरीके, अभी जैसे 33% रिजर्वेशन की बात चल रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम रिजर्वेशन देंगे, कांग्रेस कह रही है हम सत्ता में आएंगे तुरंत लागू कर देंगे, महिलाओं को मान सम्मान और रिजर्वेशन देने की बात कर रही है। लेकिन जब आप मंच से खड़े होकर जब भाषण देते हैं, तब बोलते हैं, तब आपके अंदर का एक ऐसा व्यक्ति जाग उठता है और ऐसी अभद्र टिप्पणी करता है कि अब शर्म से पानी पानी हो जाए। कहां तक सही है ये? इसके लिए अनुशासन कहां से आएगा? क्या रिजर्वेशन से अनुशासन आ जाएगा? नहीं, देखिए, रिजर्वेशन से अनुशासन नहीं आएगा, लेकिन जो पार्टी है, पर्टिकुलर पार्टी, उसकी कैसी ट्रेनिंग है, उससे अनुशासन आएगा। अब जैसे मेरी अगर पार्टी है और मेरी पार्टी में अगर हमारी टीम में महिला है, तो उसको कैसे रेस्पेक्ट करना है दूसरे टीम मेंबर्स को, ये हमारी पार्टी उनको सिखाती है। और ये जो दूसरी पार्टी है वो कैसे सिखाती है, या सिर्फ नारा दे देती है बेटी बचाओ का, लेकिन अपने अंदर कुछ ऐसी कोई भावना नहीं रखती है कि यहाँ बेटी सुरक्षित रहनी चाहिए। ये पार्टी तो पार्टी वेरिएशन होता है जी। जो पार्टी अपने से बन के दूसरों तक जाती है, जड़ों तक, और सबका रेस्पेक्ट करती है, ठीक है, अपना वो रेस्पेक्ट पाने के लिए सबका रेस्पेक्ट करेगी तो उसको मिलेगा। और अगर वो ये चाहेंगे, पार्टी का अध्यक्ष भी अगर ये चाहे कि मैं बिग बॉस हो गया हूँ, ये तो सब मेरे जूनियर्स हैं, तो वो पार्टी कभी आगे किसी भी उसमें तरक्की नहीं करेगी। सेम जो हुआ है जयप्रदा जी के साथ, अब आप देखिए कि ये केस कितना बड़ा है कि एक वीआईपी अभिनेत्री
को इस तरह गाली दे दी जाती है उत्तर प्रदेश में, जी, और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट कह रही है कि यहाँ तो सब कुछ ठीक है और यहाँ कोई जो व्यवस्था है वो बिल्कुल अच्छी है। एक लड़की का 2018 में रेप हो जाता है, एएसपी को अब पकड़ा जाता है 2024 में, तो भी सब ठीक है। तो ये जो चीजें होती हैं, कहने और करने में जो अंतर है, ये एक पर्टिकुलर पार्टी में हो रहा है। ठीक, चलिए अगर इसको ठीक किया जाए और हम जैसे अब हमारी पार्टी आ रही है आगे, तो हम सब इन चीजों को समझते हैं कि रेस्पेक्ट कैसे होना चाहिए, फीमेल साथी का रेस्पेक्ट कैसे करना है, वो सब चीजें बहुत जरूरी हैं और आगे हमें इस तरह का मैसेज भी देना है जनता को। जी, राहत अली हमसे जुड़े हुए हैं। राहत अली, जयप्रदा को लेकर कोई बीजेपी का कोई रिएक्शन आया है क्या इस मामले में? तक जो है बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन जो है नहीं आया है और वो कोर्ट में पेश हुई। कोर्ट में पेश होने के बाद में मीडिया से मुखातिब हुई, उसके बाद वो यहाँ से रवाना हो गई है। तो अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है जो अभी जारी किया गया हो। जी, और सपा की तरफ से जैसे आजम खां का नाम है, एसटी हसन साहब का नाम है, या इन लोगों का कोई बयान आया हो, एसटी हसन साहब का बयान आया हो, आजम खां का साहब का बयान आया हो? देखिए, अभी आजम खान का भी कोई बयान नहीं है क्योंकि आजम खान सीतापुर जेल में है इस समय, और एसटी हसन की अगर उनकी बात करें मुरादाबाद में, लेकिन अभी तक ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया है पूर्व सांसद जयप्रदा को लेकर, क्योंकि तो बयान आ सकता था। अभी हम इंतजार करिए, हमने काफी किया था, अभी भी इंतजार कर रहे हैं। अगर कोई बयान आता है तो अपने दर्शकों को जो है फौरन उनको जो है बताया जाएगा। जी 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 जी। बाकी जयप्रदा जो है राजनीति में कितनी सक्रिय दिखाई दे रही है? कुछ लगा आपको कि राजनीति में फिर से दोबारा से सक्रिय होंगी? जब से अमर सिंह के स्वर्गवास के बाद वो काफी निष्क्रिय दिखाई देती हैं राजनीति में। देखिए, अमर सिंह के बाद जो है जब से उनका निधन हुआ है तो वो जो है राजनीति से जो है दूर होती चली गई थी, और उसके बाद जो है उनको उत्साह उन्हें देखने को नहीं मिला कि जो राजनीति में आ सके, क्योंकि रामपुर से 2 बार वो सांसद रही हैं। तो इसका मतलब रामपुर की जनता भी उनको चाहती है, मोहब्बत भी करती है, और बीच बीच में वो रामपुर में आती थी, लोगों से अपना जो मामला था वो रखती थी और लोगों के घरों पर वो जाती थी। लेकिन कई सालों से अगर हम बात करें तो रामपुर में वो लोगों से मिलने के लिए नहीं आई है। लेकिन एक कोर्ट का एक मामला होता है, हर व्यक्ति के लिए, महिला हो या पुरुष हो, ये मजबूरी होती है, कोर्ट में अपना पक्ष रखना है या कोर्ट ने बुलाया है तो कोर्ट में हाजिर होना जरूरी है। तो अब जो है फिलहाल दूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो मुरादाबाद में जो सर्वेश कुमार सिंह थे उनका जो है निधन हो गया है 2 दिन पहले, और वो भाजपा से जो प्रत्याशी थे, तो जयप्रदा ने कहा है, उस संबंध में मीडिया ने पूछा था तो कहा है कि वो मेरे बड़े भाई थे और मेरा उनसे जो है घरेलू जो है संबंध है, और मैं उनके बच्चों से मेरा अपना जो है बहुत प्यार है। तो इस तरह से दुख तो काफी उन्होंने जाहिर किया है। लेकिन अगर राजनीति की बात करें तो फिलहाल जयप्रदा राजनीति से जो है दूर दिखाई दे रही है। जी, चलिए डॉक्टर बीबी त्यागी, आपकी तरफ से लास्ट कमेंट। क्या राजनीति में जयप्रदा का मन मोह जो है भंग हो गया इस तरह के हालात की वजह से जो उनके साथ घटनाएं घटी, और उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से दरकिनार कर लिया कि ऐसी राजनीति शायद उन्होंने उम्मीद नहीं की थी? वो बोल तो नहीं पाएंगी जयप्रदा जी, और जो उन्होंने यहाँ भी माननीय कोर्ट के सामने बीमारी का बहाना बनाया है, तो वो भी सलाह एडवोकेट के द्वारा दी जाती है कि आप नहीं आ रहे, मेडिसिन लगा देते हैं। वो इस बात को नहीं बोल सकती थी कि उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट है। अगर ऐसा कुछ बोलती तो माननीय कोर्ट जरूर वहां से एसपी या जो भी कमिश्नर है उनको कुछ नोटिस जारी करते, भाई उनको सिक्योरिटी दी जाए, वो आके यहाँ बयान देंगी। पर उन्होंने आसान ये समझा कि जो उनको एडवोकेट बोल रहे हैं उसको आगे बढ़ा दिया जाए। दूसरी बात ये है कि ये जो जितनी भी सफाई पार्टी है वो क्या करती है कि एक जैसे इनको उतारा है, अमिताभ जी को एक बार इलाहाबाद से उतारा था, अभी आप देख रहे हैं जो मेरठ का सिनेरियो है, वहाँ जो ये है अरुण गोविल जी, उनको उतार दिया गया है, जो कि मेरठ में रहेंगे नहीं। तो ये सब जनता के लिए खिलवाड़ होता है।
ये नहीं होना चाहिए। जनता का जो नेता है अगर उसके बीच में नहीं रहेगा, ये आपके चैनल से मैं मैसेज देना चाहता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज को कि उनको उसी शहर से, उसी एरिया से अगर नेता चूज करें पार्टी, तो वो उसके लिए भी बेहतर होता है, वो जनता के लिए भी बेहतर होता है, जो नेता है उसके लिए भी बेहतर होता है कि वो अपने एरिया में जो उसका समझा हुआ एरिया है उस एरिया में कैसे उसको काम करवाना है, क्या करना है, तो ये बहुत जरूरी होता है। तो वो जरूर सहमी हुई होंगी यूपी के कंडीशन देख के कि यहाँ तो बोला जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल एकदम अच्छा है, लेकिन जो हम लोग देखते हैं जो हकीकत है वो कुछ और है, इसलिए वो डरी हुई होंगी डेफिनेटली। और क्योंकि उन्होंने अपना सारा जितना भी यहाँ अपनी पॉलिटिकल लाइफ की है और यूपी में किया है, तो वो कहीं और स्टेट में जा नहीं सकती हैं और ना उनको जाने का कोई फायदा है, इसलिए वो इनएक्टिव होगी। जी नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है। जिस तरीके से अभी कंगना रनौत मंडी से चुनाव लड़ रही हैं और हेमा मालिनी मथुरा से सांसद हैं ही, वो दोबारा फिर अपना चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड के कलाकार हैं जिन्होंने अपनी चुनाव राजनीति में अपनी किस्मत को आजमाया है। वैसे तो कुछ राज्यसभा सांसद बन के भी पहुंचे हैं सदन तक, लेकिन जो चुनावी राजनीति है उसका अनुभव थोड़ा अलग होता है, क्योंकि लोगों के बीच में जाना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है और उसकी वजह से अलग तरह की स्थितियां बन जाती हैं। फिलहाल डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। तो जयप्रदा ने आज अपना बयान दर्ज कराया है 313 के अंतर्गत, और जयप्रदा को लेकर जिस तरीके से अभी हमने आपको बताया कि पहले भी 7 बार नोटिस भेजा गया था, वो पेश नहीं हुई थी। मामला था अभद्र टिप्पणी को लेकर और आचार संहिता का पूरा मामला था। अभद्र टिप्पणी जो है आजम खान और एसटी हसन, फिरोज खान, मोहम्मद आरिफ और अजहर खान की तरफ से की गई थी मुस्लिम डिग्री कॉलेज के अंदर, और वो मामला उठा था। और उसके बाद आचार संहिता का उल्लंघन में जिस तरह के सड़क के उद्घाटन को लेकर था, तो पूरा मामला है जिसके अंदर ये सब कुछ हुआ है। लेकिन ये हमें काफी कुछ सोचने पर मजबूर करता है कि राजनीति के अंदर क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, ये आपको सोचना है और समझना है। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आप आर्या न्यूज।